बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 जुलाई और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीलॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दो डिफरेंट ग्रुप इस टाइम मार्केट में काम कर रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो धड़ा है जो अपने करीबी जर्नलिस्ट, जो आजकल उनके तर्जुमान बने हुए हैं, उनके थ्रू मार्केट में एक ऐसा बयानिया डाल रहे हैं कि सब ख़त्म किया जाने वाला है, एमरजेंसी लगने वाली है, पूरी हुकूमत सब बिसात लपेट दी जाएगी, जजेस को भी फारिग कर दिया जाएगा, जजेस को वार्निंग दे दी गई है, जो जजेस उनके साथ काम करेंगे उनको छोड़ा जाएगा, जो नहीं करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, एडहॉक जजेस लगाए जाएंगे। आप काजी फायजी साहब दोबारा से पूरी आबोताब के साथ सुप्रीम कोर्ट के में चमकेंगे, 2/3 अक्सरियत हर सूरत ली जाएगी, सीटें किसी सूरत तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा। इस तरह के तमाम मैसेजिंग दी जा रही, डंडा उठा लिया गया है, डंडा मारा जाएगा, डंडा फेरा जाएगा, अखीर कर दी जाएगी, ये मैसेजिंग एक धड़ा दे रहा है। ये वाला धड़ा जो है यहाँ पर शायर एक्सटेंशन मांग रहा है और उसके लिए 2/3 अक्सरियत मांग रहा है, ये वो वाला है। अब एक और धड़ा है जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही है। अब आप कहेंगे वो कैसे पता है आपको, तजिया देता हूँ, आप समझ जाएंगे खुद ही। उस धड़े वाले जो लोग हैं, उन्होंने ऐसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुद्दतों से काम कर रहे हैं, वो कोई वारदातिये नहीं है, वो फिक्री तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े सालों से मुद्दत से काम कर रहे हैं। राइट विंग की सियासत मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाने वाले लोग हैं वो, और बहुत सालों से या कई दहाइयों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं और बड़ी नपी तुली धीमी बात करते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बात नहीं करते। लेकिन अब आपको वो भी एग्रेसिव बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ही एक धड़ा उन्हें कहता है कि दूसरी साइड तो ले दे गई है, मतलब हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट की एक साइड तो ले दे गई है, तो ज़रा आप बराबर कीजिए मामले को और आप भी बताइए कि रूल ऑफ लॉ कितना ज़रूरी है, डेमोक्रेसी कितनी ज़रूरी है, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी के जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और नेशनल सिक्योरिटी हर चीज़ में ना लाएं, बल्कि जो विल ऑफ पीपल है उसको रिस्पेक्ट करें, और अब करना पड़ेगा। अब जब ऐसे लोग जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं वो पूरे जज्बे के साथ आकर भिड़ जाते हैं और ये बात कर रहे हैं, तो फिर आपको पता चलता है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही ये बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट लोग भी यही कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर जाना पड़ेगा, आइन पर जाना पड़ेगा, लेकिन वो खबर नहीं है। खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग भी अब ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के नए नवेले करीबी लोग जो हैं वो कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये समझ आ रही वाज़े तौर पर कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिवीज़न हो चुकी है, दो मजबूत धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो चाहता है कि एक्सटेंशन लेनी है और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी, और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की हमने धमकी देनी है। लोग डर गए, यरक गए, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलें फिर भी ठीक है। दूसरा धड़ा जो है वो कहता है इस काम पे हमने हर सूरत अमल नहीं होने देना, इस काम से बचाना है। अगर ये वाला धड़ा सारा कुछ कर गया तो फिर तो पाकिस्तान की तबाही बिल्कुल हो गई, इसलिए इनको बाज रखने के लिए उन्होंने अपने लोग जो हैं वो मैदान में अब उतारे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वाज़े तौर पर यह तफरीक नज़र आई है पिछले 2-3 दिन में। अब अगली खबरें आपके सामने रखते हैं, और पूरा वीलॉग जब आप देखेंगे तो ये जो मैंने शुरू का तज्जिया दिया है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बिटवीन द लाइन्स, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में बहुत खुल के बातें मैं नहीं करना चाहता, तो आप यू वुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि मैं क्या कह रहा हूँ। पूरा वीलॉग सुनेंगे, अगली खबरें सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जो मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, उन्होंने मुनीब फ़ारूक साहब की क्लास ली है। मुनीब फ़ारूक साहब पिछले 2-3 दिन से उनकी सख्त ड्यूटी है, ऐसे ही लग रहा है कि वो कहीं नायब सूबेदार भर्ती हो गए हैं और या लांसनायक हो गए हैं पाकिस्तान की फ़ौज में। पूरे के पूरे तर्जुमान बने हुए हैं, हर टॉक शो में उनको बुलाया जा रहा है, हर वीलॉग में उनको बुलाया जा रहा है। अब जब कोई शख्स आपको इतनी जगहों पर इकट्ठा नज़र आए ना, और अगर आपने हुकूमत में काम किया हो, मीडिया में काम किया हो, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये लाया नहीं गया बल्कि भिजवाया गया है। मतलब कि ये शख्स हर जगह मौजूद है, इसका मतलब है कि इसको कोई पुश कर रहा है, इसको यहाँ बिठा रहा है, इसको कह रहा है कि ये बातें करो। अब मुनीब फ़ारूक साहब ने जो बात की है वो ये की कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठा लिया है
और ये फैसला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नहीं बल्कि पूरी फौज का है। और ये सारा फैसला हुआ है, तलत हुसैन साहब भी यही फरमा रहे हैं कि ये फैसला 1971 की वीडियो शेयर करने के बाद हुआ है। अब डंडा उठा लिया है और बड़ी बेशर्मी से दोनों, वैसे तो दोनों दोस्त जर्नलिस्ट हैं, लेकिन माजरत के साथ इन अल्फाज से कि दोनों बड़ी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि अब लोगों पे डंडा चलेगा और छितरो छितरी और चपेड़ो चपेड़, ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं, छितरो छितरी और चपेड़ो चपेड़, लितरो लितरी शायद कहा उन्होंने, और उसके ऊपर तलत साहब हंस रहे हैं। मुझे नहीं समझ में क्या कहूँ। मैं सख्त लफ्ज़ कहूँगा तो आप गुस्सा करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि एक जर्नलिस्ट जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता हो, पार्टी अच्छी हो बुरी हो, लेकिन ये हक किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को कौन देता है कि वो पॉलिटिकल लोगों को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, आम आवाम को ये कहे कि अब लितरो लितरी और छितरो छितरी और चपेड़ो चपेड़ हैं, और उसके ऊपर कोई जियो शऊर जर्नलिस्ट हंस सकता है, कोई बगैरत ही हंस सकता है माजरत के साथ। तो मैं अब माजरत है इन अल्फाज के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं और मैं क्या कहूँ। मतलब कि सोचिए कि ये लोग सारी ज़िंदगी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते रहे और बेहसी और सफाकियत देखिए कि ये खबर ब्रेक कर रहे हैं अपनी तरफ से, खबर नहीं है असल में तो पैगाम दे रहे हैं। भाई अगर आप वाकई जर्नलिस्ट हों तो इसके आगे एक लाइन ऐड करें कि अब लितरो लितरी छितरो छितरी चपेड़ो चपेड़ा, लेकिन इससे मुल्क तबाह होगा, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए, ये आप अच्छा नहीं कर रहे, इसका आपके पास हक नहीं है, आवाम के साथ ये नहीं होना चाहिए, जमहूरियत ही बेस्ट वे आउट है, आपके पास एक ही तरीका है कि आइन के ऊपर आ जाइए। लेकिन ये नहीं कहना सिर्फ बदमाशी के साथ जो आपको धमकी पीछे से पहुंचाई गई है वो आगे आवाम तक पहुंचानी है ताकि लोग और डर जाएं। ये जरा सुनिए दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। ये दस्ताने उतर गए ने फिर आज ਹੁਣ ਸਰ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਤੇ ਚੰਡੋ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ on this massive Potwari note we have to leave it there कि चंडो चंडी ते मुक्को मुक्की। थैंक यू वेरी मच। सुन लिया आपने, बेहिसी भी सुन ली, बेशर्मी भी सुन ली, मुस्कुराहटें भी सुन ली, और हंसी किस बात पे आ रही है कि अवाम को लितर पड़ने हैं, अवाम के मुंह पे चपेड़ें पड़नी हैं, लितरो लितरी है, चपेड़ो चपेड़ी, और उसके ऊपर दो लोग बैठे हंस रहे हैं, और ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। और इन दोनों से जब बात करें तो ये इज्जत का भी तकाजा करते हैं। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक सख्त ट्वीट कर दी तो मुनीफ फारूक साहब ने तो उस पर गिला किया उस सख्त ट्वीट के ऊपर कि यार ये ट्वीट बहुत सख्त कर दिया आपने, कुछ सख्त लफ्ज़ था, इतना सख्त नहीं था जिस तरह के वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी उसके अंदर संगदिली नहीं थी जितनी संगदिली वो इस्तेमाल करें। इज्जत भी चाहिए और काम भी सारे गंदे करने हैं, मेरी समझ से बाहर है। मैं कोई उनके सहाफ़ती कद या उनके ज़ाती कद की वजह से ये बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वैसे कह रहा हूँ, मुहावरतन कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी सहाफ़ी पैदा हुए हैं और जिनको इस्टेब्लिशमेंट यूज़ कर रही है, इनको मैं टेस्ट ट्यूब बेबी सहाफ़ी कहूँगा। इनको शायद ये नहीं पता कि हर अरूज को ज़वाल होता है। ये जो सूरज इस टाइम आपको बड़ा चमकता नज़र आ रहा है, जिससे सबकी आंखें चंदिया जा रही हैं, इसने भी गरूब होना है। और फिर आप किस मुंह से इन्हीं टेलीविजन के ऊपर बैठेंगे, और वैसे तो आप इसी मुंह के साथ बैठेंगे, लेकिन फिर लितरो लितरी और चपेड़ो चपेड़, मैं फिज़िकली नहीं कह रहा, जो अल्फाज के साथ लितरो लितरी और चपेड़ो चपेड़ आपके साथ होना है सारी पब्लिक ने, मैं दोबारा कह रहा हूँ फिज़िकली नहीं, अल्फाज के साथ, क्योंकि आपकी जो दुर्गत टेलीविज़न के ऊपर फिर बनेगी उस टाइम आपने कहना है कि बड़ी बदतमीज़ी हो रही है। लेकिन ये जो आपने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है ये आपको कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा जी, अगली खबर इसी से रिलेटेड है कि ये इन दोनों ने तो की, फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब के काबू आए। और शामी साहब अमूमी तौर पर बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट आदमी हैं, बड़ी धीमी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर बड़े गुस्से में बात की। उन्होंने कहा ये क्या शुरू किया हुआ है आप लोगों ने, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को भी आपने मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ बना दिया, फिर मुल्क तड़वा लिया, फिर भुट्टो साहब को बनाया। उन्होंने पूरा इनको लताड़ के रखा कि ये आपने क्या बना दिया काम, आपने हर पॉलिटिकल लीडर को मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ बना देते हैं, आपको आइन पर वापस जाना पड़ेगा, आपको वेल ऑफ पीपल जो है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको जिसका मैंडेट है उसको देना पड़ेगा, इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, ये सब जो बेशर्मी हो रही इसको बंद करना पड़ेगा। ये कोई और नहीं, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा है, खूब क्लास ली है, क्योंकि उसमें बड़े गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। मुनीफ फारूक साहब के डंडा ले लिया है और डंडा दे दिया है, इस्टेब्लिशमेंट डंडा दे देगी, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनकी अच्छी दुर्गत उन्होंने बनाई है, और उससे मैं आपको बताने में ये हक रखता हूँ कि मैंने आपको ये बताया है कि दोनों तरह के तज्जियात आपको बड़ी ही इस टाइम स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अहमद मीर साहब ने एक ट्वीट भी किया है, जाहिर है उन्होंने एक कंसर्न शो किया है कि पिछले 45 दिन में हुकूमत ने 32 खरब, जी हाँ 32 खरब, 32 ट्रिलियन
हमने आपको बताया था कि ये रोज़ के तकरीबन याद कीजिए 57-60 अरब रोज़ के लेते हैं, लेकिन वो फिर हमारा नंबर तो इस हिसाब से गलत हो गया। ये तो कोई मेरा ख्याल 70-80 अरब रुपए रोज़ के ले रहे हैं। तो ये 32 खरब रुपए 22% इंटरेस्ट के ऊपर। जो लोग भी पूरी दुनिया में रहते हैं उनको पता है कि 7% इंटरेस्ट, 8%, 9% बहुत बड़ा इंटरेस्ट समझा जाता है। ये हुकूमत 22% पर इन्होंने निजी बैंकों से ये कर्जा लिया है, और वो बैंक जो हैं वो लोगों को 2, 4, 5, 7, 8, 10% से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ऊपर सोचिए बैंक कितना पैसा कमा रहा है। 22% सूद के ऊपर इन्होंने ये 32 खरब रुपए, अरब नहीं कह रहा, खरब, ट्रिलियन इन्होंने कर्ज लिया। हामिद मीर बता रहे हैं 45 दिन में, और वो कह रहे हैं कि इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही बल्कि बढ़ा रही है। और हमारा हक है कि हम पूछें कि कहाँ लग रहे हैं। ना हजूर, ना पूछें। अगर आपने पूछा तो फिर आपको पता है कि क्या यहाँ पर होता है। पहले ही आपको पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो चौधरी साहब के अपने हैं। अच्छा जी, समुंदर पार पाकिस्तानी एक और बेहतरीन काम कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी और हमारी यूके की पूरी टीम बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया उन्होंने। बरतानवी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर हेयरिंग होगी, जहाँ पर नाज शाह और दूसरे जो बरतानवी पार्लियामेंट के एमपीज़ हैं वो बैठेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ इस कमेटी के अंदर लोग अपीयर होंगे, और जुल्फ़ी बुखारी भी उसमें अपीयर होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, और पूरी रोदात सुनाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इलेक्शन लूटा गया है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। इसके अलावा अमेरिका से भी हम आपको बड़ी और अच्छी खबरें आने वाले दिनों में देने वाले हैं। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबरें, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा, और आपको नज़र आएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर तरीके से इस सारे फाशिज़म का मुकाबला करेंगे जो चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा जी, मूडीज़ और दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी नई रिपोर्ट्स आई हैं, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन जो है वो इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान को 23 से 25 अरब डॉलर हर सूरत इस साल में चाहिए, और वो जाहिर है पाकिस्तान के पास तो नहीं है, कर्जा ही लेना पड़ेगा सारा। और उन्होंने कहा कि इन कर्ज़ों को वापस करने के लिए जो इस्लाहात का मतलब यही होता है मुश्किल फ़ैसले, टैक्स ज़्यादा अदा करना, लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना, हुकूमती खर्चे कम करना, वो जितने कम हुए हामिद मीर साहब बता ही चुके हैं आपको। तो अब मूडीज़ ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान की आउटलुक है उससे तो हालात बहुत कशीदा लग रहे हैं, और उन्होंने साथ साथ कहा कि जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो इस टाइम मौजूदा रजीम और लोगों के दरमियान में इस टाइम एक तिश्नगी है, एक इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्रंट्रेशन की फ़ज़ा है, उस वजह से इस्लाहात होने का भी चांस नहीं है, और उस वजह से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, नुकसान होने के ख़तरात बहुत बढ़ गए। गहरी तशवीश का इजहार उन्होंने किया है मूडीज़ ने पाकिस्तान के आने वाले वक्त के ऊपर। अच्छा, साथ साथ जो लोग हैं वो अपना काम डाल रहे हैं। कोयले के प्लांट जो हैं वो बहुत ही कम सलाहियत पर काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा पूरा रिसीव कर रहे हैं। जी हाँ, कोई 50% बिजली बना रहा है, कोई 70% बना रहा है, कोई 60% बना रहा है, कोई 40% बना रहा है, लेकिन उनको पैसा पूरा अदा किया जा रहा है। जी हाँ, उनके साथ एग्रीमेंट ऐसे किए हैं कि बिजली जितनी मर्जी हो उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में पूरा, और वो जानबूझकर लो कैपेसिटी पे चला रहे हैं, बिजली कम दे रहे हैं, पैसा पूरा आप अदा कर रहे हैं। तो आप सोचिए पर यूनिट पर आप अभी तो 100 से ऊपर जा रही है, पता नहीं कहाँ काम पहुँचेगा। अच्छा जी, माजी में जो एडहॉक जजेस लगे हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है कि सबसे पहले जस्टिस मुनीर ने एडहॉक जजेस लगाए थे। एडहॉक जजेस जब चौधरी साहब को ज़रूरत रही सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बदलने की तब लगाए गए। बीच में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक दफ़ा एडहॉक जजेस लगाने की कोशिश की थी। लॉयर्स ने भरपूर मजम्मत की थी और कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसलों के बाद जब मुस्तकिल जज की पोजीशन खाली हो तो उस वक्त एडहॉक जजेस नहीं लगाए जा सकते, तो वो नहीं लगाने दिए गए थे उस टाइम इफ्तिखार चौधरी साहब को। लेकिन अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सिर्फ 65 दिन के लिए 64-65 दिन उनके रह गए हैं छुट्टियां निकाल के, वैसे कोई शायद 102 दिन रह गए हैं टोटल, और वो चाहते हैं कि वो 1000 से ज़्यादा दिनों के लिए एडहॉक जजेस अपॉइंट करके जाएं। मतलब कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो आएंगे उनका जो हक है, इस्तेहकाक है, उसको मजरू करने के लिए वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एडहॉक जजेस वो लगा कर चले जाएं। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि बिजली की 5 कंपनियों को पाक फ़ौज के सुपुर्द करने की तैयारी की गई है। जी हाँ, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ और दूसरे इलाके जो हैं, मेरा ख्याल शायद इसमें पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है, दूसरे भी हैं। ये 5 कंपनियां कहा जा रहा है कि जी इसमें से बिल वसूल नहीं होते,
इसलिए इन कंपनीज़ को अब फ़ौज के हवाले कर दें ताकि फ़ौज जो है वो लोगों से बिल भी वसूल करे और बिजली का भी सिस्टम देखे। ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मैं कहूँगा। ज़रूर पाकिस्तान में इस टाइम एनर्जी का बहरान है, लेकिन जो कोई भी ये बेवकूफ़ी कर रहा है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कर नहीं सकेगा, क्योंकि लोग हैं गुर्बत में, बहुत सारे लोग बिल नहीं दे रहे, कोई बिजली भी चोरी कर रहा होगा। और जब फ़ौज उनको पकड़ेगी तो ये तो पब्लिक के की जो डोमेन है उसके अंदर जब आप फ़ौज को लाएंगे तो आपकी अपनी पब्लिक और फ़ौज आमने सामने होगी, तो इससे तफरके बढ़ेंगे, इससे कदूरतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। फ़ौज को कभी भी दिफा के अलावा किसी काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दिफा में जो आपकी फ़ौज होती है वो हमेशा दूसरे मुल्क के साथ इंगेज्ड होती है। अपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जब कभी कोई आफात आ जाए तो पूरी दुनिया की मुल्क जो हैं वो आफात के अंदर अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के जो काम होंगे कि जहाँ पर मुकदमात किए जाएंगे, लोगों से बिल लिए जाएंगे, लोगों से कन्फ्रंटेशन होगी, वहाँ पर फ़ौज को किसी सूरत नहीं लाना चाहिए। बहरहाल इस टाइम तो जो किसी का दिल करता है वही किया जा रहा है और वही किया जाएगा। अच्छा जी, आगे आपको ये छोटी सी एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें अमरीकियों ने कहा है कि ये 22 करोड़ के जो हैं वो ये नुमाइंदा और लीडर हैं। कोई अमरीकियों को बताए कि ये 22-25 करोड़ के लीडर नहीं है साहब, ये असल में सिर्फ कोई 22 लोग हैं टोटल जिनके ये वज़ीर आज़म हैं। ये कोई 22 करोड़ या 25 करोड़ के वज़ीर आज़म नहीं है। ये ज़रा वीडियो देखिए और इसके ऊपर कमेंट्री देखिए और फिर अगली बात करते हैं। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. Yeah. where do you help me? Yeah, it is. There you go. There you go. There we go. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. देख लिया आपने। अब अगली बात करते हैं जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्टाफ अफसर का बेटा अगवा हुआ पहले, फिर लाहौर से मिल गया। शुक्र है उनको उनका बेटा मिल गया, लेकिन अभी तक आपको पता है कि अज़हर मशवानी के दोनों भाई जो हैं 45 दिन से ज़्यादा हो गए उनको अगवा हुए नहीं मिले। मेरे भाई को 40 दिन के करीब हो गए अगवा हुए नहीं मिले। रिजवान मलिक के और उनके भाई अगवा हुए हैं, नहीं मिले। अब अताउर रहमान को अगवा किया हुआ है, नहीं मिले। अभी हमारे कुछ MNAs अगवा किए गए थे, बताया जा रहा है कि अब उन्हें एंटी करप्शन अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर ये कि अल्ताफ़ हुसैन, MQM के अल्ताफ़ हुसैन, उनके ख़िलाफ़ एक केस किया था MQM पाकिस्तान ने। 10 मिलियन पाउंड के असासे थे उनके, वो हथिया लिए थे उन्होंने। हथिया का मतलब ये कि ब्रिटिश कोर्ट ने MQM पाकिस्तान के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया था, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। अल्ताफ़ हुसैन जो है, एक जज ने फ़ैसला दिया था। कोर्ट ऑफ अपील, जैसे हमारे यहाँ एक जज सुनता है फिर ऊपर 2 या 3 सुनते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में भी कोर्ट ऑफ अपील होती है जहाँ एक जज के फ़ैसले को 3 जज सुनते हैं फिर या 2 सुनते हैं। तो वो 3 जजेस ने जो फ़ैसला सुना, जो केस सुना, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में वो फ़ैसला दे दिया। जो एक यक रुकनी बेंच था उसने जो 10 मिलियन पाउंड के असासे MQM पाकिस्तान के हवाले किए थे अल्ताफ़ हुसैन से लेके, वो वापस अल्ताफ़ हुसैन को दे दिए गए हैं। अल्ताफ़ हुसैन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ है, बल्कि मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा रिलीफ़ है। और अदालत ने यह भी माना कि अल्ताफ़ हुसैन इस टाइम एग्ज़ाइल में है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो पाकिस्तान अगर वो जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। इसलिए अदालत ने उनको 10 मिलियन पाउंड के असासे वापस किए। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। अल्ताफ़ हुसैन का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो बरतानिया के अंदर और ज़्यादा एक्टिव होकर अब पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की पॉलिटिक्स वहाँ पर वो करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जो काशिफ अब्बासी का अपने शो में तज्जिया, काशिफ अब्बासी का मुनीफ फ़ारूक को जवाब भी, काशिफ अब्बासी ने भी मुनीफ फ़ारूक को जवाब दिया है, समीना पाशा साहबा ने भी दिया है। उन सब ने कहा है कि ये जो आप डंडा हमें सुना रहे हैं कि फ़लाँ ने डंडा पकड़ा हुआ है, फ़लाँ ने डंडा पकड़ा हुआ है, ये डंडा रखा कब है नीचे?
समीना पाशा साहबा ने कहा कि ये डंडा रखा कब था नीचे, ये डंडा तो हमेशा ही पकड़े रखा, ये 8 फरवरी को भी डंडा उठाया हुआ था। तो ये आप डंडा बताकर जो है ये डराएं मत, क्योंकि डंडा कभी नीचे रखा ही नहीं, इसी डंडे के साथ ही अवाम ने शिकस्त दी है पूरे सिस्टम को और आइंदा भी दे देंगे। मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।